मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग विद्यालय और समाज यूनिट सेकंड इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस वुमेन्स मूवमेंट्स इन इंडिया द सेकंड वेव स्वातंत्रोत्तर भारतीय महिला आंदोलन। स्वतंत्रता पूर्व तथा स्वतंत्रता के पश्चात महिला आंदोलन में अंतर दिखाई पड़ता है। स्वतंत्रता से पहले महिला आंदोलन आवश्यक रूप से समाज सुधार पर केंद्रित थे तथा पुरुषों के द्वारा शुरू किए गए थे। वे पश्चिमी उदारवादी विचारों के प्रभाव में थे तथा उन्होंने दमनकारी सामाजिक मानकों का विरोध भी किया था, जैसे कि बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया। साथ ही साथ विधवा विवाह का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया, पर्दा प्रथा का विरोध किया इत्यादि जो सामाजिक दमनकारी चीजें थी उन सभी का विरोध किया गया। महिलाओं की अशिक्षा तथा उन्हें घर से बाहर लाने के सारे प्रयास उच्च जातियों तथा वर्गों तक ही सीमित रहे, अर्थात ना तो पितृसत्ता और ना ही जेंडर आधारित श्रम के मुद्दे पर प्रश्न उठाए गए। इसकी तुलना में आजादी के बाद के आंदोलन में जेंडर समानता की मांग की गई। श्रम के जेंडर आधारित विभाजन पर प्रश्न भी उठाए गए तथा पितृसत्ता की दमनात्मक प्रवृत्ति को सामने लाया गया। ऐसा माना गया कि स्वतंत्रता के साथ ही महिलाओं एवं वंचित समूहों को स्वतः ही अधिकार प्राप्त हो जाएंगे तथा उनकी स्थिति में भी सुधार हो जाएगा। परंतु जब ऐसा नहीं हुआ तो विभिन्न आंदोलन सामने आए जो निम्न मुद्दों पर आधारित थे, जैसे भूमि अधिकार, वेतन, रोजगार सुरक्षा, समानता आदि। इन सभी के आधार पर मुद्दों पर जन्म लिया गया। कुछ मुद्दे जिन पर महिलाएं एकजुट थीं तथा वे कार्य, बलात्कार, जनसंख्या नीतियों, महिलाओं पर जुल्म तथा मद्यपान यानी कि शराब के सेवन के में इन सभी पर एकजुट महिलाएं थीं। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, जिसने महिलाओं के किए गए विभिन्न वादों को पूरा करने का प्रयास भी किया। संविधान निर्माण में पुरुष स्त्री समानता का ध्यान भी रखा गया। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 15(3) और 16 इत्यादि इसी को स्पष्ट करते हैं। कई प्रशासनिक समितियों का गठन भी हुआ तथा कई महिलाओं को सरकार में शामिल भी किया गया। अंबेडकर आधुनिक भारत के आदि स्त्रीवादियों में से एक हैं। उन्होंने हिंदू स्त्रियों को उनके अधिकार दिलवाने के लिए सन 1955 और 56 में हिंदू कोड बिल पारित करवाया, जिसमें 4 काफी प्रगतिशील अधिनियम शामिल हैं। हिंदू विवाह अधिनियम इसी में शामिल है, हिंदी उत्तराधिकार अधिनियम इसी में शामिल है और हिंदू अल्पवयस्क और अभिभावक अधिनियम और गोद लेने और गुजारा भत्ते का अधिकार भी इसी में शामिल है। इस विधेयक को पारित करने में काफी विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये सीधे साधे पितृसत्ता जो कि पारंपरिक परिवार व्यवस्था का आधार है उसको चुनौती देता है। साथ ही साथ इस स्पष्ट मामले ने यह भी जाहिर कर दिया कि स्त्रियों को समानता दिलाने का उद्देश्य रूढ़िवादियों शक्तियों के साथ सीधे सीधे टकराव में था। स्वतंत्रता के बाद के काल में राज्य ने अल्पसंख्यक समुदायों के निजी कानूनों में हस्तक्षेप न करने की नीति का अनुसरण करना शुरू कर दिया। अनुच्छेद 25
2002 में दिए गए सामाजिक सुधार के दायित्व को आगे उठाने में कोई भी प्रयास नहीं किया गया। 1950 से लेकर 1960 का दशक भारत में नारीवादियों का तथा नारीवादियों के अनुसार तथा महिला आंदोलन के दृष्टिकोण से निष्क्रिय भी रहा। हालांकि महिलाओं को ये महसूस हुआ कि संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार को इतनी विभिन्नताओं के देश में वास्तव में प्राप्त कर पाना बहुत ज़्यादा कठिन है। आज के दिन तक असमानता को दूर कर पाना चुनौती ही बना हुआ है। महिलाओं का आंदोलन इस मुद्दे को असांप्रदायिक भी नहीं बना सका। महिला संगठन तथा नारीवादियों को विभिन्न धर्मों की महिलाओं की समस्याओं से निपटना भी नहीं आ पाया। जैसे जैसे 1970 का दशक शुरू हुआ, अल्पसंख्यक वास्तविकताएं जटिलतम होती गईं। विभाजनकारी वातावरण ने मुस्लिम महिलाओं को प्रभावित भी किया। धार्मिक कट्टरपंथियों ने महिलाओं पर धार्मिक सांस्कृतिक पहचान का जिम्मा भी रख दिया। इससे महिलाओं की स्वयं की कठिन स्थितियों से ध्यान भटक गया। महिला आंदोलन एक सेक्युलर आंदोलन होने के कारण इस स्थिति को सुलझा भी नहीं सका। वैचारिक स्तर पर नारीवादी एक दुविधा में थे कि मुस्लिम महिला के मुद्दे उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रखते हुए कैसे अधिकार दिलाए जाएं। ये सब मुस्लिम पर्सनल लॉ के मामले में स्पष्टता के सामने आया था। 1970 में भारतीय वाम मोर्चा भी विभाजित हो गया। इससे उनके क्रांति में विवेचना करने में नए संदेह खड़े हो गए। नए वाम विचार करने के लिए आने वाले नए नारीवादी आंदोलन विकसित हुए, जैसे कि शहादा आंदोलन, जो कि भील, भूमिहीन मजदूरों और गैर आदिवासी जमींदारों के उत्पीड़न के खिलाफ था। आंदोलन में सक्रिय मजदूरों में महिलाओं ने शुरू से आखिर तक सर्वोच्च महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंदोलन में स्त्रियों की ताकत जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे उन्होंने लिंग आधारित मुद्दों को उठाने शुरू कर दिए। जब कोई समुदाय अपने सामुदायिक उत्पीड़न को समझ जाता है और अपने उत्पीड़न को अपने आंदोलन के माध्यम से व्यक्त करने लगता है, तब एक ना एक दिन ऐसी स्थिति अवश्य आ जाती है कि वह लिंग के आधार पर किए जाने वाले उत्पीड़न के विरुद्ध प्रश्न उठाने लगता है। सबसे मज़ेदार और दिलचस्प बात यह है कि पत्नी को पीटने की जिस समस्या को आज़ादी से पहले कम्युनिस्ट आंदोलन में उठाया गया था, शहादा आंदोलन में भी वही प्रश्न महिला आंदोलनकारियों द्वारा उठाया गया। इसमें मुख्य कारण पतियों की नशाखोरी था, जिसके परिणाम स्वरूप शराब विरोधी आंदोलन का उदय हुआ। सन 1972 के अंत में शुरू हुआ शराब विरोधी आंदोलन, नशा मुक्ति आंदोलन 1973 में भी जारी रहा। इसी बीच इसकी ताकत कई गुना बढ़ भी गई। स्त्रियां अब जत्थे बनाकर एक गांव से दूसरे गांव में जाकर वहां चल रही थीं, शराब की भट्टियों को तोड़ने लगी थीं। सेवा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन्स एसोसिएशन SEWA आधार सेवा संभवतः टेक्सटाइल मजदूरी यूनियन से जुड़ी अहमदाबाद की पहली ट्रेड यूनियन थी। इसे इला भट्ट द्वारा 1972 में से स्थापित किया गया था, जो कि विभिन्न ट्रेड से संबंधित भी थी। पर समिति के कुछ समान मुद्दे भी थे। समान मुद्दे कौन कौन से थे? जैसे कि कम कमाई, अत्यधिक खराब कार्य स्थितियां, खराब सत्ता द्वारा शोषण करना तथा उनके कार्य को सामाजिक सराहना ना मिल पाना भी इसके अंतर्गत आता था। सेवा में महिलाओं की कार्य स्थितियों को, महिलाओं के कार्य के प्रशिक्षण को, महिलाओं के द्वारा तकनीकी सहायता, कानूनी साक्षरता, संगठन मोलभाव द्वारा सुधारने का प्रयास भी किया गया।
संभवतः 1970 के शुरू में महाराष्ट्र में सूखे और अकाल की स्थितियों ने मूल्य वृद्धि के विरोध में विद्रोह को जन्म दिया। 1973 में यूनाइटेड वुमेन्स एंटी प्राइस राइज फ्रंट की स्थापना हुई। जल्द ही ये इतनी तेजी से उभरा कि समाज में कुछ ही समय में यह उपभोक्ता सुरक्षा का स्त्रियों का व्यापक आंदोलन बनकर उभरा। आंदोलनकारियों ने मांग की कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तथा वितरण दोनों ही सरकार की ओर से सुनिश्चित किए जाने चाहिए, जिससे आम जनता को इससे फायदा मिल सके और ज़्यादा मुनाफाखोरों को फायदा ना मिल सके। इसलिए आंदोलन में प्रदर्शनकारी के नए तरीके खोले गए, जिनमें गृहिणियाँ यानी कि घर की जो स्त्रियां होती हैं उनको शामिल किया गया। इसमें घर की स्त्रियों को शामिल इसलिए किया गया जिससे उन्हें फ़ायदा हो सके और मूल्य वृद्धि के विरुद्ध होने वाले प्रदर्शनों में उन्हें बेलन से थालियां पीट कर अपने गुस्से का इजहार भी कराया गया कि वो बेलन से थालियों को पीट कर अपनी पीड़ा को बता सकें। ये आंदोलन फैलकर गुजरात तक पहुंच गया, जहां इसे 1974 में नवनिर्माण आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। नवनिर्माण आंदोलन मूलतः मूल्य वृद्धि, भ्रष्टाचार और कालाबाजारी के खिलाफ चलाया जाने वाला छात्रों का आंदोलन था, जिसमें आगे चलकर हजारों स्त्रियां शामिल हो गईं और वह एक विशाल मध्यवर्गीय आंदोलन बन गया। महिलाओं ने पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश के नक्सलवादी आंदोलनों में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। श्रमिक महिला आंदोलन यानी कि वर्किंग वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन तथा महिला समता सैनिक दल आदि संगठन इस दौरान उभरे और उन्होंने समाज में एक नई जागृति पैदा की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।